चैनल इंसाइटफुल एजुकेशन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे CUET के क्वेश्चन सीरीज, जो हम MCQs हम पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड पोल साइंस के। और आपको उसके बाद आई डोंट थिंक बुक उठाने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है और हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, जिससे आपको बुक के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट गो थ्रू आवर वीडियोज एंड यू विल फाइंड अ ग्रेट कंटेंट। और उसके बाद आपकी जो नॉलेज है बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी एंड यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट द CUET क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो CUET का पैटर्न जिनको नहीं पता है, बहुत ही रफली मैं आपको समझा देती हूँ। आपको 50 क्वेश्चन का पेपर आएगा, ठीक है। 40 आपको उसमें से अटेम्प्ट करने हैं और 40 के जो है 200 मार्क्स हैं। अब जो ये क्वेश्चन है, मतलब सबके मिला के जैसे मान लेते हैं, जो और भी उसके पार्ट है, 200 मार्क्स का पेपर है। और देन अगर मैं बात करूं आपको उसमें क्या क्या आएगा, तो आपके MCQs रहेंगे। MCQ 50 पूरे रहेंगे। 50 MCQs में आपको हर तरह के MCQ देखने के लिए मिल जाएंगे। असर्शन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और आपका केस बेस्ड, और जितने भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड वाले, जैसे कि होता है कि 4 स्टेटमेंट दे दी और ABCD कौन सा करेक्ट है, वैसे आप हर तरह के MCQ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको ज्यादा जानना है इसके बारे में, तो आप NTA की साइट पे जाकर चेक कर सकते हो। वहां पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर के तो खैर नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के आपको और किसी वेबसाइट पे मिल जाए तो आप चेक कर सकते हो। बाकी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें डाले। देन फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इसमें जो इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, क्योंकि ज्यादा आपका टफ नहीं रखेंगे वो। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े डिफिकल्टी लेवल में आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा टफ नहीं होता है, तो इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है। और बाकी आप अगर पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अभी अपने बोर्ड दिए हैं और उसके बाद आपको CUET देना है, तो सारा सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कवर्ड है। बस आपको रिविजन करनी है, गो थ्रू करने के लिए, तो जिससे आपकी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। अब ये हिंदी में भी मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को भी डिफिकल्टी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन ये है, जवाहरलाल नेहरू जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिडनाइट में, मतलब 14-15 अगस्त की रात को, मध्य रात्रि में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने संविधान सभा का एक सत्र जो था उसमें एक भाषण दिया था। उस फेमस स्पीच का क्या नाम था? ठीक है, व्हाट वाज द फेमस स्पीच ही डिलीवर्ड, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो फेमस स्पीच है उसको क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हमने दिए हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहला, उसको किस नाम से जाना जाता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोला जाता है, या फिर ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बोला जाता है, या फिर ट्रस्ट विद डेस्टिनी, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, भारत की खोज, वर्ल्ड हिस्ट्री के ग्लिम्सेस, ठीक है, ऐसे कुछ उन्होंने नाम दिया था। तो इसका क्या नाम होगा? आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन रखा है, पहला ही क्वेश्चन है। इसका है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसको हिंदी में बोलेंगे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि, इसको मैं लिख देती हूँ हिंदी में, ये इनका भाषण था, ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम है। और अगर ये दोनों भी जवाहरलाल नेहरू की बुक्स ही हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये जवाहरलाल नेहरू से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नन ऑफ द अबव था, तो उसे तो हम पहले एलिमिनेट कर देंगे। ये दोनों बुक्स हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है हमारे पास ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये उनका पहला भाषण था जो उन्होंने हमारी जो देश की आजादी मिलने के बाद दिया था। ठीक है, ये भाषण दिया गया था रेड फोर्ट से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कब दिया था? रेड फोर्ट से दिया था, लाल किले से। ठीक है, तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, देयर वर फ्यू गोल्स ऑलमोस्ट एवरी इंडियन अग्रीड अपॉन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कुछ गोल्स थे जिन पर हर एक इंडियन अग्री कर रहा था जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो उसके बाद क्या क्या गोल्स डिसाइड हुए कि इन पे काम करना पड़ेगा हमें। तो वो हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री वुड बी रन थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पहला गोल ये डिसाइड हुआ था। क्या ये डिसाइड हुआ था कि कंट्री जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह के थ्रू रन करेगी? मतलब एक जो हमारी कंट्री है उसमें लोकतांत्रिक हम जो है सरकार अपनाएंगे। ठीक है,
देन दूसरा ये दे रखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड फॉर ऑल, माने सबके भले के लिए काम करेगी सरकार आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्पेशली अगर हम बात करें गरीबों के लिए और डिसएडवांटेज माने जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए। ठीक है, अब तीसरा ये पॉइंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री विल फोकस ऑन डेवलपिंग इटसेल्फ बाय कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम इंडिपेंडेंस के बाद क्या ये गोल डिसाइड हुआ था कि हमारी जो कंट्री है वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी पर अपने आप को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर रखकर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन सा इनमें से करेक्ट है, ए एंड बी करेक्ट है क्या? तो पहला देखिए, एक हमारा ये डिसाइड हुआ था, फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है कि ये डिसाइड हुआ था कि हमारी जो कंट्री है विल बी रन थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार का सरकार को हम अपनाएंगे। ठीक है, देन दूसरा क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड फॉर ऑल, ये भी सही है, ये भी सही है। देन अब तीसरे पे आ जाते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री विल फोकस ऑन डेवलपिंग इटसेल्फ बाय कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि अपने आप को हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर नहीं रखा, इवन इन नॉन अलाइनमेंट हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ब्लॉक पॉलिटिक्स से अलग रखा। अगर यहाँ पर ब्लॉक पॉलिटिक्स होता ना, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जगह यहाँ पर ब्लॉक पॉलिटिक्स होता तो ये 110% करेक्ट होता, क्योंकि हमने अपने आप को यूएसए एंड यूएसएसआर के ब्लॉक से दूर रखा था, अपने लिए एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ग्रुप फॉर्म किया था, नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया था, लेकिन विदाउट कीपिंग आवरसेल्व्स अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, माने हमने अपने आप को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर नहीं रखा था। वी वर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, ये हमने पढ़ा है कि सिटिंग ऑन द फेंस वाली सिचुएशन नहीं थी इंडिया के साथ, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था वर्ल्ड अफेयर्स में। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये हमारा गलत हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ए और बी करेक्ट है तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको स्टेटमेंट दे दी, आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको बताना है, तो आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हम मतलब पहला हमारा क्या चैलेंज था इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने, पहला जब हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिली उसके बाद हमारे सामने पहला जो चैलेंज आया वो क्या था। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या था, इन तीनों में से जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा तो नन ऑफ द अबव है, एलिमिनेट है। देन टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटेड ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, माने कुछ ऐसा नेशन बनाना जो यूनाइटेड हो और हमारी सारी जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, उनको सबको अकोमोडेट करे, अकोमोडेट माने उनको शामिल करे। ठीक है, ऐसी यूनाइटेड सोसाइटी हमें बनानी है, ऐसा यूनाइटेड नेशन हमें बनाना है। इसमें सब तरह के जो डिफरेंसेस हैं, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सबको उसमें जगह मिले। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या था इन तीनों से देखना है हमें। दूसरा क्या है, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब हमें दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो है कि क्या ये चैलेंज था कि हमें एस्टैब्लिश करनी है डेमोक्रेसी। तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि ये चैलेंज था, इसमें हमने गोल अग्री किया था कि डेमोक्रेसी हमें एस्टैब्लिश करनी है। तो अब चैलेंज की बात हो रही है, उसमें गोल्स की बात हो रही थी, तो क्या ये चैलेंज था उस टाइम पर। देन टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस, माने सारी सोसाइटी के वेलबींग की बात करनी है, सारी सोसाइटी के वेलबींग को हमें देखना है, सबका वेलफेयर देखना है, सबका भला करना है। ठीक है, सबके अच्छे के बारे में सोचना है, ना कि कुछ सेक्शंस के, ना कि कुछ हमारे छोटे छोटे सोसाइटीज के अंदर जो सेक्शंस होते हैं उनके बारे में। तो क्या था इनमें से, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इंडिया के सामने 3 चैलेंज थे। ठीक है, ये हमने पढ़े भी हैं, 3 challenges were there in front of India after getting independence। तो कौन कौन से थे, वो तीनों यही चैलेंज थे। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि सेकंड चैलेंज कौन सा है, थर्ड चैलेंज कौन सा है सीरीज वाइज, वैसे तो नहीं पूछेंगे जहां तक मुझे लग रहा है, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है कि आपको चैलेंजेस पता चल जाए। क्वेश्चन में चैलेंजेस भी आ जाएंगे तीनों। ठीक है, अगर मैं इस तरह से पूछ लेती कि व्हाट वर द 3 challenges ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, जो 3 challenges क्या थे, तो वो ये तीनों ही थे। अब इनमें से पहला कौन सा था, पहला था ये। ठीक है, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटर ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। ठीक है, पहला चैलेंज ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। तो यही 3 चैलेंज थे, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं।
आपको अच्छे से समझ लेना है कि पहला ये था कि यूनाइटेड नेशन बनाना है, जिसमें मतलब यूनाइटेड नेशन वो नहीं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन माने एक हमें एकजुट भारत बनाना है, ठीक है, जिसमें कि हमारी सारी विभिन्नताएं शामिल हो। दूसरा हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है, और तीसरा हमें हमारे पूरे जो भारतवर्ष के वेलबींग की बात करनी है, उनके भले की बात करनी है, उनकी डेवलपमेंट की बात करनी है, उनके लिए काम करना है, ना कि कुछ सेक्शंस के लिए, सबके लिए करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इसका आंसर ठीक हो जाता है, ये हमारा इसका आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाइए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से है, और ये है, चलिए देख लेते क्या है। विशालांध्र मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू, विशालांध्र मूवमेंट क्या था? तो विशालांध्र मूवमेंट में आपको बता दूं आंध्र प्रदेश का मूवमेंट है, आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के लिए चलाया गया था। पोटी श्रीरामुलु वहां के लीडर थे, ठीक है, जो जिन्होंने मूवमेंट को चलाया था, और फास्टिंग करते हुए ही उनकी डेथ हो गई थी, वो फास्टिंग पर थे, ठीक है। देन अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से किससे रिलेटेड है। तो क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रिंसली रूल इन आंध्र रीजन। नहीं जी, इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए थी उनको प्रिंसली रूल से। यहाँ पर कोई राजा के रूल से इंडिपेंडेंस के लिए कुछ नहीं चलाया गया था, ये मूवमेंट उससे रिलेटेड नहीं है। मैंने अभी भी बताया आंध्र प्रदेश रीजन को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए चलाया गया था ये, ठीक है। देन डिमांड फॉर ह्यूज एलोकेशन फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब ये तो कतई नहीं है, यहाँ तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। डिमांड फॉर इरिगेशन की हम बात करें तो ये हमारा इरिगेशन वाला जितना भी है वो 5 ईयर प्लान्स में आए थे, तो वो अगले चैप्टर में जाएगा। देन प्लानिंग वाले चैप्टर का है। देन पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है क्या? नहीं, जब तक पार्टीशन हुआ था तब तक तो सेपरेट स्टेट्स बनना भी शुरू नहीं हुए थे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास यही बचा, यही करेक्ट होगा, इसको देख लेते हैं। डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रोविंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मैंने आपको क्या बताया कि सेपरेट आंध्र प्रोविंस बनाने के लिए था बेस्ड ऑन लैंग्वेज। क्यों? अब लैंग्वेज का इशू समझ लें। लैंग्वेज पहले उस टाइम पर क्या था, ये हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में 1952 की, ठीक है। 1952 में क्या हुआ कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जा रहा था, तो तमिल जो यहाँ की लैंग्वेज है, इनको लगा कि हमारी लैंग्वेज जो है वो कहीं दबकर रह जाएगी अगर हम अपनी लैंग्वेज को नहीं बढ़ावा देंगे और हम हिंदी को सीखने के चक्कर में अपनी लैंग्वेज को ना भूल जाए। तो इनको लगा कि हमारी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, हमारी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर अपने जो स्टेट को क्रिएट करने की मांग उठाई थी। और पोटी श्रीरामुलु इनके कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, और उनकी अनफॉर्चुनेटली इसके ड्यूरिंग डेथ भी हो गई थी। उसके बाद सरकार ने दिसंबर 1952 में, ठीक है, दिसंबर 1952 में आंध्रा बनाया था। पहला स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बना, तो फर्स्ट स्टेट भी यही था जो बना था हमारा इंडिपेंडेंस के बाद। फर्स्ट सेपरेट स्टेट जो हमारा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, दिसंबर 1952 में बना था, और लैंग्वेज के बेसिस पर बना था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस बेसिस पर बनाया गया था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पर बना था। और अब इसके बाद जब इसकी सेपरेट स्टेट बनाने की मांग उठी, तो बहुत सारे, जब ऐसा कुछ होता है तो दूसरी जगहों पर भी छोटी छोटी मांगे उभर कर सामने आती हैं, और इसी के बाद ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी, वो भी आपको याद करना है। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट कब पास हुआ था वो भी आपको याद करना है, वो भी क्वेश्चन में आएगा, वो मैं आपको तब समझाऊंगी। देन अभी इसको आप अच्छे से देख लीजिए, विशाल आंध्र मूवमेंट इसमें है चैप्टर में, पिछले साल का क्वेश्चन ये आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मूवमेंट्स भी याद करने हैं और किस बेसिस पर मूवमेंट चलाए गए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि कौन लीडर थे, तो मैंने आपको लीडर भी बता दिया, किस सन में हुआ था, तो ये आपको ईयर भी बता दिया गया है। पहला स्टेट है टू गेट अ सेपरेट स्टेटस, ठीक है, पहला सेपरेट स्टेट जो बना था इंडिपेंडेंस के बाद आंध्र प्रदेश है, 1952 में बनाया गया था। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपको आते हैं क्वेश्चंस। अब ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का CUET का पोल साइंस से। अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इंडियन आर्मी मूव्ड इन हैदराबाद टू कंट्रोल द निजाम्स फोर्सेस।
निजाम की फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी हमारी हैदराबाद में कब गई, उसके बाद मर्जर एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द महाराजा ऑफ मणिपुर, और महाराजा ऑफ मणिपुर और इंडिया के गवर्नमेंट के बीच में मर्जर एग्रीमेंट दोनों का शामिल होने का इंडिया के अंदर, ये कब हुआ था। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद हैदराबाद, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद में कब हुआ था। देन मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब मणिपुर कब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो ये 4 आपको दिए गए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में ये हुए हैं रियलिटी में उनके अकॉर्डिंग, जिस सन में जिस टाइम पर ये हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में, ठीक। क्रोनोलॉजी में पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, सही क्रम में लगाना है। अब पहले हम बात करें तो इनमें सबसे पहले जो हुआ है वो हुआ है स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। ये हुआ था हमारा नवंबर 1947, ठीक है। देन आपका मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये आपका हुआ जून 1948 में। ये आपके इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। सबसे पहले इलेक्शन अगर भारत में हुए थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, तो वो मणिपुर में हुए थे, उसके बाद जून 1948 में। अब हम बात करें इंडियन आर्मी जो थी मूव हुई थी हैदराबाद में टू कंट्रोल निजाम फोर्सेस सितंबर 1948 में। देन मर्जर अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द महाराजा ऑफ मणिपुर, दोनों के बीच में कब हुआ है मर्जर एग्रीमेंट, सितंबर 1949, माने मणिपुर में सितंबर 1949। अब इसमें पूछा गया है कि क्रोनोलॉजी को ऑर्डर में लगाना है, तो क्रोनोलॉजी देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा पहले आ रहा है। तो नवंबर 1947 पहले आ रहा है। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पहले हुआ था सबसे पहले भारत हैदराबाद का, ठीक है। तो 1947 ये हमारा है सी पहले आ गया। देन उसके बाद हमारा आता है जून 1948 जो कि मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना जिसका है डी। देन उसके बाद आ जाता है सितंबर 1948 ए। देन उसके बाद आएगा बी। तो हमारा जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना वो बना सी डी ए बी, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसमें से हमें देखना है सी डी ए बी किसके पास है, तो वो डी भी नहीं है, सी बी, ठीक है। बी है जो हमारा ये करेक्ट हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हमारा इससे मैच हो रहा है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ईयर्स नहीं भी याद है तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले क्या हुआ है। तो पहले आपको पता ही होगा कि हैदराबाद एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट में आया था कि वो भारत के साथ मर्ज नहीं होगा, लेकिन अपने हमारे जो है अपने खुद के स्टेटस को, अपने स्टेट को अच्छे से देखेगा। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, उसने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अपनी जो सेना थी वहां की राइकर्स की, उनको लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया। उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पर गई, मूव हुई। ये हमारा हैदराबाद के 2 सीक्वेंस दे रखे हैं, 2 मणिपुर के दे रखे हैं। तो पहले मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, उसके बाद मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अग्रीमेंट कब साइन हुआ या कौन सी चीज कब हुई, क्योंकि इस जो चैप्टर में ईयर्स बहुत सारे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि हैदराबाद में कौन सा काम कब हुआ। अगर आप सिर्फ एक नोट बना लेंगे ना कि यहाँ से भी अगर आप देख लेंगे कि पिछले साल ऐसा कुछ आया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले आ जाते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए इस बार की कौन सा स्टेट पहले कब फॉर्म हुआ, कौन सा स्टेट बाद में किस ईयर में फॉर्म हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 2 नेशन थ्योरी। 2 राष्ट्र सिद्धांत को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। तो पहला देख लेते हैं, इट वॉज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, माने इसे मुस्लिम लीग ने एडवांस किया था। माने इस थ्योरी को, ये 2 सिद्धांत जो 2 नेशन 2 राष्ट्र सिद्धांत की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसे मुस्लिम लीग ने लाया था, ठीक है। पहला ये है। तो ये हम देखते हैं आगे क्या है। इट एडवोकेटेड दैट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 बट 2 पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार ऐसा कहा गया था कि इंडिया में सिर्फ एक लोग नहीं है, मतलब सिर्फ एक तरह के लोग नहीं है, सिर्फ हिंदू ही नहीं है, वहां पर 2 तरह के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम।
ठीक है। अब तीसरा क्या है, थ्रू दिस थ्योरी अवामी लीग डिमांडेड पाकिस्तान। अब इस थ्योरी, इस सिद्धांत के जरिए अवामी लीग ने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। चौथा है द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने पाकिस्तान की डिमांड और इस सिद्धांत दोनों को ही नकार दिया था, दोनों का विरोध किया था। अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है ओनली ए, तो एक ही हम बात करें। इट वॉज एडवांस बाय मुस्लिम लीग। इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। जी बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग ने सिद्धांत दिया था और मुस्लिम लीग ने ही ये कहा था कि ये थ्योरी ये दिखाती, मुस्लिम लीग के अनुसार इस थ्योरी के अंदर ये था कि इंडिया के अंदर दो तरह के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत है। अब तीसरा क्या है, थ्रू दिस थ्योरी अवामी लीग डिमांडेड पाकिस्तान। तो भैया देखो, अवामी लीग की हम बात करें, अवामी लीग है बांग्लादेश से रिलेटेड, शेख मुजीबुर रहमान की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बांग्लादेश वॉर वाली पार्टी है। अब इसमें इसका क्या लेना देना है? यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान पहले बन चुका था, तो इनका डिमांड करने का कोई मतलब नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन इससे रिलेटेड है ही नहीं। देन द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को और पाकिस्तान की मांग को, दोनों का ही विरोध किया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी, कांग्रेस पार्टीशन के सपोर्ट में ही नहीं थी, गांधी जी तो फास्टिंग पे भी बैठ गए थे। देन अब इसके ऑप्शंस में क्या देखा है, ओनली ए इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। तो क्या ए तो करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। देन बोथ बी एंड सी इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। हमारा बी तो ठीक है, सी गलत है। ओनली डी गलत है, डी तो ठीक है। अब हम बात करें सी की, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी कि अवामी लीग हमारी बांग्लादेश वाली पार्टी है, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन टू नेशन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है और बाकी सारे सही हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है सी, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। माने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, किसके रिगार्डिंग, किसको लेकर? इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान जो विभाजन के दौरान जो भी मुसीबतें आई उनको लेकर, जो भी डिफिकल्टीज फेस की गवर्नमेंट्स ने उनको लेकर, ठीक है। तो पहला ये है ऑप्शन, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। माने ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश भारत के अंदर कोई भी एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया इकट्ठा नहीं था, ठीक है। देन दूसरा है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब जितने भी थोड़े बहुत जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वो सबके सब पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। देन तीसरा, 2 ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। माने ब्रिटिश इंडिया के 2 ऐसे प्रांत जहां पर मुस्लिम बहुलता में थे, पंजाब और बंगाल की हम बात कर रहे हैं, हैड वेरी लार्ज एरियाज। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज भी थे जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी थे, यहाँ पर बाकी बिना मुसलमानों के अलावा भी यहाँ पर और भी जो धर्म थे वो मेजोरिटी में थे, बहुलता में थे। द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अब चौथी प्रॉब्लम क्या फेस हुई कि दोनों ही बॉर्डर के साइड पर, ये बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान, जो पार्टीशन करते समय गवर्नमेंट्स के सामने डिफिकल्टी आई कि कैसे पार्टीशन करना है, ठीक है, वो बात हो रही है यहाँ पर। द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, माने माइनॉरिटीज दोनों ही तरफ बॉर्डर के, इंडिया में भी और भारत में भी माइनॉरिटीज की बात हो रही है। भारत में माइनॉरिटी मुस्लिम्स और इंडिया पाकिस्तान में माइनॉरिटी में थे हिंदू। अब हमें जो देखना है इन चारों में कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन करते हुए डिफिकल्टीज फेस हुई थी उनको लेकर। तो पहला ये है कि वहां पर कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, एक वेस्ट पाकिस्तान के नाम से। जो वेस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों एरियाज डिवाइड हुए थे। देन दूसरा, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटीज एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। जब पार्टीशन के टाइम पे उनसे पूछा गया कि सब जाना चाहते हैं, सारे मुस्लिम्स वहां जाना चाहते हैं, तो सब मुस्लिम एरियाज नहीं जाना चाहते थे।
जैसे कि नेफा, जहाँ के जो लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी उनको बोला जाता है, तो वो नहीं जाना चाहते थे, वो उनके अगेंस्ट में थे। ठीक है। देन 2 ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, अगर हम बात करें 2 ऐसे प्रांत जो कि मुस्लिम मेजोरिटी में थे, पंजाब और बंगाल की, यहाँ पर बहुत ज्यादा दूसरी मेजोरिटीज भी थी, दूसरे धर्मों की भी बहुलता थी। ये भी एक इशू था कि अगर हम इन प्रोविंसेस को भी शामिल करेंगे तो फिर बाकी जो मेजोरिटीज हैं यहाँ की वो कहाँ जाएंगी। देन चौथा ये था कि माइनॉरिटीज जो दोनों साइड पर है, माने कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान में मुस्लिम्स, ये दोनों साइड की माइनॉरिटीज को शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा जो था टास्क था उस टाइम पे। तो कौन सा सही है इनमें से? तो ए बी एंड सी, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सारे सही है। तो हमारा आंसर हो जाता है 4, ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस हुई थी। तो ये चारों डिफिकल्टीज हैं जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन को लेकर आई थी, जो डिफिकल्टीज आई थी सरकार के सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड, इनमें से कौन सा जो है सही से मिलान नहीं हुआ है। तो पहला देख लेते हैं, द डॉन ऑफ फ्रीडम, फैज अहमद फैज। ठीक है, तो ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये इन्हीं की पोयम है, द डॉन ऑफ फ्रीडम, फैज अहमद फैज की ही पोयम है। देन नागमणि, अमृता प्रीतम, ये भी सही है, इन्होंने ये इस मैगजीन की एडिटर थी, तो ये सही है। अमृता प्रीतम एक पोएट है पंजाब से। देन पोटी श्री रामुलु, ये AIDMK के मेंबर नहीं है, ये कांग्रेस के लीडर है। ठीक है, गांधीयन थे, मतलब गांधी जी के फॉलोअर थे, और इन्होंने ही, मैंने अभी बताया था, आंध्र प्रदेश की जो विशाल आंध्र मूवमेंट है उसे चलाया था। अब ये कांग्रेस के लीडर है, तो ये हमारा इनकरेक्टली पेयर्ड है। अब इसमें लिखा है बोथ बी एंड सी तो सही है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा ये आंसर सही है, बाकी सब इसमें नहीं जाते। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे केंद्र सरकार ने हमारी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसको कब अपॉइंट किया था। अब उसको अपॉइंट किया था उन्होंने 1952 में, बिल्कुल नहीं, 1954 में नहीं, 1953 में यस, 1956 में नहीं। अब 1956 यहाँ पर आपको एक बोल सकते हैं कि ये क्रिएट कर सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो आया था 1956 में। ठीक है, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, तो पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुई 1953 में, उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है। ठीक है, और 1952 में पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बनने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया गया था, ताकि बाकी जो स्टेट्स बने उन्हें लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया जाएगा, और ये हमारा इसमें डिसाइड हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में। फिर एक्ट लाकर जितने भी ये जो एक्ट आया उसके बाद हमारे सेपरेट स्टेट्स बनने जो हो गए थे वो शुरू हो गए थे। फिर डिमांड्स को पूरा करना, उनके डिमांड्स को सुनना, अगर वो डिमांड्स वैलिड है उन्हें पूरा करना। तो यहाँ पर ये जो बिल एक्ट आया था, माने ये जो हमारा बोल सकते हैं इसको, बाद में आया था 96 में, और पहले हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था। तो ये हमारा सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन 1960, माने इनमें से कौन सा स्टेट या तो स्टेट्स क्रिएट हुए थे, बनाए गए थे 1960 में, 1960 में। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, और डी हमारा मेघालय। तो सबसे पहले हमें इनके ईयर याद होने चाहिए। अगर आपको ईयर नहीं याद तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ईयर याद है आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे, या फिर आपको ये भी पता है कि 60s में कौन से हुए हैं तो भी आप कर लेंगे। तो इसके लिए ईयर याद होना जरूरी। पहला हमारा 1960, गुजरात 1960, आंध्रा मैंने अब तक तीसरी चौथी बार बता दिया 1952, मेघालय हमारा 1972 में असम से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, और महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों को मिलाकर बोला जाता था सौराष्ट्र।
ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का हमें पता ही है, ये हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट बना है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा इनमें से 1960 में बना, ए और बी। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, ए एंड बी। ठीक है, तो ये हमारे आज के सीरीज के क्वेश्चंस थे और इस सीरीज के साथ आप बने रहिए। हमारे पोल साइंस में हर चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर के भी में भी और क्वेश्चंस आएंगे और हम 50 क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक तरह का क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड हो, चाहे वो पेयर बेस्ड हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, हर तरह के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारी सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए और इसके बाद आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट खुद ही दिखाई देने लग जाएगी। सो थैंक यू so much for watching and be with us till the next video. Thank you so much.